तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर आपके पास वो इन्वर्टेबल है, ठीक है ना। इन्वर्टेबल होने का मतलब क्या है मैट्रिक्स का, तो आप दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर द मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल और नॉन इन्वर्टेबल, राइट। सो इन्वर्टिबिलिटी, अच्छा स्पेलिंग्स को जरा आप जो इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरी स्पेलिंग्स वगैरह बड़ी जो है वो खराब है, मैं भूल जाता हूँ। तो इन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स आपके पास किस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो कि मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है या नहीं। सबसे पहले तो आप इसका डिटर्मिनेंट कंप्यूट कर लो। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इफ दिस इज नॉन जीरो, ठीक है, तो इस केस में हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। देन ए इज इन्वर्टेबल। डिटर्मिनेंट कंप्यूट करना आपके पास इटसेल्फ एक बहुत जो है वो कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपसे सिर्फ ये बोला जाए फाइंड द इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, तो आपके पास एक और तरीका है कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे तो आपको एट द एंड ये पता लग जाएगा कि मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं है। वो आपके पास कंडीशन क्या है, वो आपके पास दूसरी कंडीशन में यहाँ से रेड से लिख रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेदर के आप डिटर्मिनेंट पहले कंप्यूट करो फिर बोलो कि पे ये आपके पास इन्वर्टेबल है, फिर आप इन्वर्स फाइंड आउट करो, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू आप अगर ये वाला एल्गोरिथम चूज करें। अगर मेंशन है एल्गोरिथम के इस एल्गोरिथम के थ्रू करना है तब तो आप जो है वो स्टक होगा, आपको उसी एल्गोरिथम के थ्रू करना होगा। अदरवाइज अगर मेंशन नहीं है तो ये स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा अच्छी है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स रॉ इक्विवेलेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, इसका मतलब क्या होता है मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। रॉ इक्विवेलेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, देन ए इज इन्वर्टेबल, तो मैट्रिक्स ए इन्वर्टेबल होगा। रॉ इक्विवेलेंट आइडेंटिटी का मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए पे जब मैं रॉ ऑपरेशंस अप्लाई करता जाऊंगा, ठीक है ना, मेरे पास तीन किस्म की रॉ ऑपरेशंस हैं, ठीक है, तीन रॉ ऑपरेशन में अप्लाई करता जाऊंगा इसके ऊपर, और एट द एंड अगर ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया दैट मीन्स के मैट्रिक्स ए इन्वर्टेबल है। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि मैट्रिक्स ए इन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है। अगर इसी का आप कन्वर्स जो है वो सॉरी इसी का अगर आप जो है वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट देखें, ठीक है ना, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का क्या बनेगा कि अगर कोई ये स्टेटमेंट ट्रू होता है तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑलवेज ट्रू होगा। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट इज कि ए इज नॉन इन्वर्टेबल, ए इज नॉन इन्वर्टेबल, देन ए इज नॉट रॉ इक्विवेलेंट ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के रॉ इक्विवेलेंट नहीं हो पाई। इस ये जो चीज मैंने लिखी है ये ए, इसका मतलब ये है ए इज रॉ इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी। ओके, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ एक एग्जांपल करना कि द फर्स्ट एग्जांपल, लेट सपोज आपके पास मैट्रिक्स ए है 0 1 2। जी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाह रहा है। 1 0 3 एंड 4 -3 and 8, फाइंड ए इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। तो मैं इसको जो है वो आइडेंटिटी अगर बना लूँ तो इसका मतलब ये है कि इन्वर्टेबल है, जो कि जब मैं अपने ऊपर डिक्लेयर की। अगर ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये होगा कि मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं है। तो हम डायरेक्टली इसको जो है वो रॉ रिडक्शन के थ्रू जो है वो इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। कैसे कि ए को मैं जो है वो अटैच करूंगा या आइडेंटिटी के साथ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिस तरह से आपके पास बनाते थे, आप राइट हैंड साइड लिखते थे सिस्टम सॉल्व करने के लिए, इस तरह से आप आइडेंटिटी अटैच करेंगे। आइडेंटिटी किस डायमेंशन की होगी, जिस डायमेंशन का आपके पास मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है इसके अंदर, इसके अंदर ये करना है कि ए को आप जो है वो सारे रॉ ऑपरेशन लगा के आइडेंटिटी बनाएंगे, साथ साथ वही रॉ ऑपरेशन आइडेंटिटी पे अप्लाई होंगे, तो ये ए इनवर्स बन जाएगा। ओके, तो हमें ये जो है वो चीज़ करनी है। बीच में कौन से रॉ ऑपरेशन वो सारे यहाँ पे मैं लिखता भी जाऊंगा और करता जाऊंगा। अच्छा, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है, 0 1 2 एंड 1 0 3, इसी तरह से 4 -3 8। इसको मैंने यहाँ से जो आइडेंटिटी अटैच कर दिया विच इज 1 0 0 0 1 0
0 0 1। ओके। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा कि मैं यहाँ पे रॉ ऑपरेशन जो यूज कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि R1 को और R2 को मैं इंटरचेंज कर देता हूँ। ठीक है। इंटरचेंज करने के बाद जो मेरा मैट्रिक्स होगा वो ये हो जाएगा 1 0 3 0 1 0। ये पूरी रो सेकंड रो कंसिडर की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, ये जरा ख्याल रखिएगा इस चीज का। और ये पूरी रो आपके पास ये फर्स्ट रो कंसिडर की जा रही है। ठीक है। इन दोनों को इंटरचेंज करना है। ये नहीं कि सिर्फ आपने मैट्रिक्स ए की जो है वो रोज इंटरचेंज कर दी, यहाँ पे इस पे नहीं। जो रो ऑपरेशन आपको यहाँ परफॉर्म करना है सेम वही आपको इस साइड पे भी करना है। ओके। तो जरा ख्याल रखिएगा इस चीज का। इसमें मिस्टेक होने में देर नहीं लगती इस एल्गोरिथम में। मे भी पॉसिबल अभी करते करते मुझसे भी कोई मिस्टेक हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो 0 1 2 1 0 0 एंड 4 - 3 8 0 0 1। तो आपने फर्स्ट रॉ ऑपरेशन जो है ये वाली यूज की। अब सेकंड रॉ ऑपरेशन आपके पास क्या होगी? आपको इसको आइडेंटिटी बनाना है, दैट मीन्स के इस वाली साइड को, इसको आपको जो है वो जीरो करना है। इसको जीरो करने के लिए आप क्या करेंगे? R1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और सब्ट्रैक्ट कर देंगे R3 में से। तो जब ये ऑपरेशन अप्लाई होगी इस मैट्रिक्स पे, सो दिस विल बी फर्स्ट रॉ एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड रॉ भी एज इट इज, 0 1 2 1 0 0। तो ये एलिमेंट हो जाएगा जीरो। जी, कोई मुझे बता सकता है कि आपके पास और क्या एंट्रीज बनेंगी यहाँ पर? ये -3 रहेगा क्योंकि ऊपर जीरो है। 0 टाइम्स 4 इज नथिंग बट जीरो। एंड दिस विल बी 2 3 3 टाइम्स 4 12 12 एंड दिस विल बी 8 -12 8 -4। और ये आपके पास रहेगा जीरो का जीरो ही। ठीक है। ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 1। ठीक है। ये मैंने आपके पास जो है वो सेकंड ऑपरेशन यूज की। इसके बाद मुझे क्या करना है? इसके बाद मुझे ये करना है कि भाई मैं इसको किल कर दूंगा, इसको जीरो बना दूंगा। जस्ट 3 टाइम्स R2 ऐड R1 में करेंगे, सॉरी R3 में करेंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 0 3 0 1 0। फर्स्ट रॉ में कोई चेंज नहीं आएगा, सेकंड रॉ में कोई चेंज नहीं आएगा। 4 0 -4 एंड 1 चेंज आएगा तो आपके पास सेकंड रो के अंदर, क्योंकि उसी में आप जो है वो, नहीं, मैंने कुछ उल्टा लिखा है। मैंने उल्टा लिखा है ना। ये रो नहीं, रो 3 में चेंज आएगा, R3 में ऐड कर रहा हूँ मैं। तो 0 1 2 एज इट इज, 1 0 0 एज इट इज। हाँ, सो दिस इज जीरो, दिस इज जीरो एंड दिस विल बी 2, आई गेस। या या 2, 6 -4 2 एंड दिस विल बी 3 -4 एंड 1। यस। तो इसके बाद आपके पास जो पेज ऐड क्यों नहीं हुआ, हुआ है लेकिन इसको मुझे करना पड़ेगा प्लेन। तो अब जो ऑपरेशन आपके पास यूज होगा वो होगा कौन सा वाला? आ, आप बोल रहे हैं यहाँ -3 आएगा? नहीं, यहाँ -3 नहीं आएगा ना बच्चे। अच्छा, आपने पहले वाली जो बताया था, ठीक है ठीक है ठीक। सॉरी, मैं थोड़ा लेट रिस्पॉन्स कर रहा हूँ आपके मैसेजेस का। तो अब आपके पास क्या होगा कि इस एलिमेंट को मुझे पहले जो है वो, इससे मैं ऊपर वाले दोनों जो है वो किल कर सकता हूँ। ठीक है, इसको डायरेक्टली मैं 1 बाद में बना लूंगा आइडेंटिटी बनाने के लिए। जस्ट मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ R2 से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ मैं R3। तो ये ऑपरेशन मेरे पास क्या करेगा? ये कर देगा 1 0 3 एज इट इज, 0 1 0 एज इट इज। और ये हो जाएगा आपके पास 0 1, दिस विल बी 0। ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास -2, सब्ट्रैक्ट हुआ है, एंड दिस इज 4 एंड दिस विल बी -1, 0 0 2 3 -4 एंड 1। ओके। अब आपके पास इसको अगर मैं 1 कर लूँ, उसके बाद मैं जो है वो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है इसको किल कर सकता हूँ, या तो फिर सिंपली मैं ऑपरेशन ये वाला परफॉर्म करता हूँ। डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
ये ज़्यादा इफेक्टिव है करना कि R1 में अगर मैं ऐड कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ 3/2 टाइम्स R3, राइट। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके जब ऐड करता सब्ट्रैक्ट करता यहाँ से, तो ये जीरो हो जाएगा। तो इस तरह ऑपरेशन से आपके पास ये एलिमेंट जो है वो जीरो बन जाएगा आपके पास। और क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपके पास सिंपल 1 0 0। ये रो आपके पास हो जाएगी -9/2 होना चाहिए, यहाँ पे 7 होना चाहिए, यहाँ पे -3/2 होना चाहिए। ठीक है, दिस रो ऑपरेशन जब इसमें परफॉर्म होगी। और सेकंड रो एज इट इज 0 1 0, -2 4 -1, दिस इज 0 0 2, 3 -4 and 1। ओके, आपके पास इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए सिंपल आपके पास सिर्फ एक रो ऑपरेशन और करनी है आपको, क्या कि R3 को आप डिवाइड कर दो 2 से। तो दिस विल बी 1 0 0, -9/2, 7 -3/2, 0 1 0, -2 4 -1, 0 0 1, 3/2, -4/2 is -2, एंड दिस इज हाफ। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो मैट्रिक्स ए था वो रॉ इक्विवेलेंट है आइडेंटिटी के, क्योंकि आपके पास यहाँ पे रॉ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। तो जो आपके पास यहाँ पे एसोसिएटेड जो इसके साथ राइट हैंड साइड थी ऑगमेंटेड, जो जिसपे हमने आइडेंटिटी यहाँ पे लगाया था, अटैच की थी, तो ये आपके पास जो होगा वो ए इनवर्स होगा। तो योर ए इनवर्स इज बेसिकली इक्वल्स टू -9/2, 7 -3/2, -2 4 -1, 3/2, -2.5। दिस इज योर ए इनवर्स। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? इसी तरह से आपके पास जो ये एग्जांपल्स मैंने दी हैं यहाँ पर एक्सरसाइज के अंदर, जो कि ये 4 क्वेश्चंस हैं ये वाले, तो ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं, इसी के थ्रू आपके पास ये हो जाएगा। इनको करना बहुत सिंपल है, ठीक है ना। बहुत आसानी से आपके पास ये आपको पता भी चल जाएगा। डिसाइड वेदर मैट्रिक्स, आप इसको ये इस तरह से भी चेक कर सकते हो कि आप इसको डिटर्मिनेंट निकाल के देख लो, अगर आपको लग रहा है कि ये इन्वर्टेबल नहीं होगा, तो डिटर्मिनेंट आपके पास अगर नॉन जीरो होगा, ये आपके पास आइडेंटिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर इन्वर्स भी तो कंप्यूट करना है ना। तो मेरे हिसाब से ये करना ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू आप जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने बैठ जाएं। और ये वैसे भी 3/3 का सिस्टम है, अगर 4/4 होगा तो और ज़्यादा जो है वो मसले हो जाएंगे। जी, कोई कुछ पूछ रहे हैं? जी, हम किसी भी रॉ को किसी रॉ के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं विदाउट आपके पास इस तरह से कि आप मल्टीप्लाई करके करें, ठीक है ना। मल्टीपल वो बेसिकली इस तरह से ऐड हो रहा है ना कि 1 टाइम्स फॉर एग्जाम्पल R1 आपके पास जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है R2 में से। ओके, नॉन जीरो मल्टीपल, ठीक है। नॉट इट सेल्फ, नहीं नहीं, इट सेल्फ नहीं कर सकते, मतलब कि R1 में R1 कैसे ऐड करोगे आप? नहीं, ये कोई रॉ ऑपरेशन नहीं है ये। रॉ ऑपरेशन आपके पास सिर्फ 3 है बेटा, पहले रॉ ऑपरेशन आप देखेंगे रॉ ऑपरेशंस कौन से हैं। रॉ ऑपरेशन आपके पास एक तो ये है कि किसी भी रॉ का किसी टाइम पे आप जो है वो क्या कर सकते हो, किसी नॉन जीरो नंबर से स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। दूसरा, दो रॉज आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं। तीसरी ये है कि आपके पास वो दोनों से मिलके बनी है, दोनों से मिलके किस तरह से बनी है कि आपके पास एक रॉ को जो है वो आप किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा दो दूसरी जो है वो रॉ के अंदर, ठीक है ना। पहले आप रॉ ऑपरेशंस पढ़ो कि रॉ ऑपरेशंस क्या होती हैं, उसके बाद फिर ये सब चीजें देखो। बुक्स में आपके पास जो है वो मेंशन है सारी चीजें। चाहिए, अब हम जो है वो यहाँ पे देखते हैं कि सॉल्यूशन आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपने इनवर्स फाइंड आउट कर लिया किसी मैट्रिक्स का, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी और जो है वो कंप्यूटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेट से आपके पास किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो है। ओके, डिटर्मिनेंट जीरो है तो हम यहाँ पे सिस्टम का सॉल्यूशन जो है वो क्रेमर्स रूल से फाइंड आउट नहीं कर सकते। अभी हम क्रेमर्स रूल भी देखते हैं वो क्या होता है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्रेमर्स रूल आपके पास जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट आपके पास अगर किसी सिस्टम का किसी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का आपके पास नॉन जीरो है, तो फिर आप क्रेमर्स रूल जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। और तब आप जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी यूज कर सकते हैं।
टू फाइंड द सिस्टम, टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है। अच्छा, वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि जब भी आपके पास डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट सिस्टम का आपके पास जीरो है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, तो फिर सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, और सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है। इनकंसिस्टेंट आपके पास कब होता है? सिस्टम का नो सॉल्यूशन हो। कंसिस्टेंट यहाँ पे जब होगा सिस्टम, तो विद यूनिक सॉल्यूशन, विद इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन होगा। ओके, तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज आपके पास हैं। तो जब डिटर्मिनेंट आपके पास अगर जीरो आ जाए, तो मैट्रिक्स का आप ये वाले मेथड यूज, क्योंकि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं होगा, इन्वर्टेबल नहीं होगा तो आप सिस्टम का सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू। ठीक है। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन, अभी हमने सिस्टम का जो है वो यहाँ पे एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पे जो है वो इन्वर्स निकाला है। तो यहाँ पे हम जो एक सिस्टम कंस्ट्रक्ट करते हैं इसी जो है वो मैट्रिक्स को लेके, और वहां से हम देखते हैं कि आपके पास मैट्रिक्स का जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या होता है। या तो आपके पास सिस्टम जो है वो सॉल्व किस तरह से किया जाता है, कि अगर आपने इन्वर्स मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज करना है तो। ठीक है ना। लेट्स सपोज आपके पास ये सिस्टम था कि इक्वेशन पहले मैं लिख देता हूँ, एग्जांपल नंबर 2। लेट्स सपोज x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 4, एंड x1 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 8। 4x1 माइनस 3x2 प्लस 8x3 इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये सिस्टम है। तो अगर आप इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ, तो वही वाला है जो कि हमने इसका भी इन्वर्स फाइंड आउट किया है। 0 1 2 1 0 3, 4 - 3 एंड 8। ओके, ये आपके पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया ए। राइट हैंड साइड आपके पास जो है वो है 4 8 एंड 12। हम इसको लेट सपोज कि इसको नाम दे देते हैं स्मॉल बी का। ठीक है। तो यहाँ पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या होता है। वो ये होता है भाई कि लेट सपोज आपके पास सिस्टम है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, जो कि ये सिस्टम आपके पास है। ठीक है ना। इसको अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो ये इस तरह से होता है कि मैट्रिक्स ए आपके पास आएगा। ठीक है ना। और ये x1 x2 x3 आपके पास ये आ जाएगा। ओके। एंड देन राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी 4 8 एंड 12। ये आपके पास ए जो है वो मैट्रिक्स होगा, जो कि ये लिखा हुआ है आपके पास। मैं लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। 0 1 2 1 0 3, 4 - 3 एंड 8। ठीक है। अच्छा, तो अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। इफ ए इज इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल है, तो देन तो ए इनवर्स आपके पास एग्जिस्ट करेगा। मतलब यही होता है इन्वर्टेबल होने का। तो आप ए इनवर्स से अगर दोनों साइड से मल्टीप्लाई करें इसको, तो दिस ए इनवर्स टाइम्स ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके। ए इनवर्स टाइम्स बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आपके पास जो है वो आप इसको लिख सकते हैं। मीन्स के जो एक्स आपके पास है वो ये x1 x2 x3 ये था, और ए इनवर्स आपके पास जो इनवर्स आया होगा वो, और मैट्रिक्स आपके पास बी। इसका मतलब ये है कि आप इनवर्स निकाल के सिर्फ इस कॉलम वेक्टर से राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास सिस्टम का सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ए इनवर्स। तो आपने इस सिस्टम को सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू। आपके पास ये मैट्रिक्स ए है ऑलरेडी, आपने इसका इन्वर्स फाइंड आउट किया हुआ है, इसका इन्वर्स आपने निकाल लिया अगर ये इन्वर्टेबल है। इन्वर्स आपने निकाला, और आपने इसको जस्ट क्या कर दिया कि इसको मैं डिफरेंट कलर से लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। सो x1 x2 x3, दिस इज इक्वल्स टू ए इनवर्स टाइम्स बी
व्हाट इज ए इनवर्स यहाँ पे देख के लिख लेते हैं। कॉपी करने में बड़ा टाइम लग रहा है। दिस इज -9/2 7। अगर किसी ने कॉपी किया तो मुझे यहाँ पे डिक्टेट कर सकता है प्लीज। इनवर्स सुबह हो जाएगी देखते देखते। -9/2 7 -3/2। और दूसरी एंट्री क्या थी, दूसरी रो? -2 4 -1। -2 4 -1। The third will be 3/2 -2.5। तो जस्ट आप इस मैट्रिक्स ए को, ए इनवर्स को सॉरी, जब इस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सिस्टम का सॉल्यूशन आ जाएगा, विच इज x1 x2 एंड x3। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। ठीक है। ये पॉसिबल कब है? जब मैट्रिक्स इन्वर्टेबल हो। अदरवाइज तो आप इस तरह से सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी आपके पास डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो सिस्टम का सॉल्यूशन आपके पास जो आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मेथड आपके पास जब नॉन जीरो होगा, तो जब भी आपके पास सॉल्यूशन आएगा तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो आ जाता है तो आप क्रेमर्स रूल और ये इन्वर्जन मेथड यूज नहीं कर सकते, आपको गॉसियन एलिमिनेशन के थ्रू तरफ जो है जाना पड़ेगा। ठीक है ना। फिर किसी का मैसेज आया हुआ है। इनवर्स सिर्फ एक ही आ सकता है जी, इनवर्स सिर्फ एक ही आ सकता है, दूसरा कोई इनवर्स नहीं होगा। अगर इन्वर्टेबल है मैट्रिक्स तो इनवर्स जो है वो हर मैट्रिक्स का यूनिक होता है, अगर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है तो। ठीक है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। प्रूफ आ सकते हैं क्विज में जी बेटा, प्रूफ आएंगे क्विज के अंदर, बिल्कुल आएंगे प्रूफ। कंप्यूटेशनल भी होगा और प्रूफ भी होंगे उसके अंदर। मैं वैसे ये वाले सवाल पूछने का नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों के, प्रूफ आएंगे नहीं आएंगे। मैं पूछ रहा हूँ अगर आप लोगों को इसमें कोई क्वेश्चन, कोई मसला है जो मैंने ये चीज बताई है तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे ना। आप लोग वही चीजें बार बार पूछ रहे हैं, प्रूफ आएगा, मुझे क्या पता भाई सर ने क्विज क्या बनाया है। मुझे थोड़ी पता है इस क्विज में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मैं जब आप लोगों का क्विज होगा तो उससे पहले मैं देखूंगा तो मुझे नजर आएगा हाँ भाई क्विज में ये चीज है। मैं जिस पहले से आप लोगों को अगर बता दूं कि क्विज में ये आने वाला है तो आप लोग फिर मुझे बोलेंगे कि आपने तो ये बताया तो ये तो आया नहीं। मुझे आप लोगों की स्टूडेंट्स की साइकी पता है बेटा, ये किस तरह से करते हैं। I have a question. जी जी बोले। अगर हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है और उसमें हमसे बस ये पूछा हुआ है कि आप बताएं कि इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो फिर हम इसे किस तरह से करेंगे? ये एक्सरसाइज में भी था। ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं? ओ तो सॉरी, ट्रिवियल नॉन, सॉल्यूशन, हाँ सॉरी सॉरी, नॉन। हाँ हाँ, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन तो सिंपल, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल का मतलब सिंपल ये होता है कि ट्रिवियल का मतलब है 0 0 0 सॉल्यूशन। ठीक है। इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करेगा? जब आप सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो आपको नजर आएगा कि हाँ भाई, क्योंकि होमोजेनियस सिस्टम का क्वेश्चन होगा वो जरूर। और उसमें अगर फ्री ये वेरिएबल आपके पास जो है वो अगर अकर करता है, सिस्टम के अंदर फ्री वेरिएबल अगर अकर करेगा नॉन होमोजेनियस सिस्टम के अंदर, तो फिर उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है। अच्छा, तो मतलब उसे फिर से हम रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर हम बताएंगे अगर फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तो फिर उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। जी बिल्कुल। मैंने ऐसी एक एग्जांपल भी आप लोगों को करवाई थी लास्ट ट्यूटोरियल में, शायद मुझे यहाँ तक याद आ रहा है। पता नहीं शायद एक बार। करवाई थी नहीं करवाई थी। अच्छा, मैंने चैट जी किया था तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट जीरो है तो आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो फिर उसका सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन। नहीं, डिटर्मिनेंट अगर जीरो है ना, चैट जीपीटी भी ना थोड़ा सा गधा है वैसे। डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तो हर बार जरूरी नहीं है कि इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। सिस्टम इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है ना। हाँ, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ये तो बात कंफर्म है, तो फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। हम्म। अब यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका मतलब ये है कि अगर होमोजेनियस सिस्टम है ए एक्स इज इक्वल टू जीरो वाला, तो ओनली सॉल्यूशन इज 0 0 0। ठीक है, यही होगा आपके पास। दूसरा, अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी वाला सिस्टम है, नॉन होमो सिस्टम, तो इसका सॉल्यूशन आपके पास जो है वो नॉन ट्रिवियल होगा लेकिन यूनिक होगा। ओके। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है और कंसिस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर कंसिस्टेंट है तो विद इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन होगा। ओके।
ठीक है, इस तरह से। अच्छा, हम जो है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, मतलब मैं एक जो है वो क्रेमर्स रूल का क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाह रहा था यहाँ पे। जस्ट हम स्टार्ट करते हैं उसको, ऊपर शायद जो है क्या। सो ये आपके पास सॉल्व करने हैं बाय क्रेमर्स रूल वेयर इट अप्लाइज। वेयर इट अप्लाइज का मतलब यही है कि अगर आपके पास किसी जो है वो सिस्टम का डिटर्मिनेंट आपके पास जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ गया तो ये आपके पास एप्लीकेबल ही नहीं होता क्रेमर्स रूल। ठीक है ना। तो करते हैं किस तरह से आपके पास इसको, जरा देखिएगा। सिंपल है, क्वेश्चन कॉपी कर लूँगा बेहतर है। ये क्वेश्चन नंबर 26 जो है मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें एक्सरसाइज में मेंशन है। सॉल्व बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। अच्छा, इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स पहले आप बना लो। क्या बन जाएगा, 1 -4 एंड 1, 4 -1 एंड 2, 2 2 -3। दिस इज योर मैट्रिक्स ए। ठीक है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आपने बना लिया। अब इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का आप पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें। तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे किस तरह से फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं जस्ट डायरेक्टली जो है वो ब्रूट फोर्स मेथड यूज कर रहा हूँ। मैं कॉलम से एक्सपेंड कर रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस इन साइंस के साथ आपके पास एक्सपेंशन करें की जाएगी यहाँ पर। तो किस तरह से हो जाएगा कि 1 से जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो इसके सामने वाली रो और कॉलम जो है वो रिमूव हो जाएंगे, ये बच जाएगा सिर्फ -1 2 2 -3। एंड देन जब मैं -4, तो दिस विल बी +4 एक्सपेंशन करेंगे, तो दिस विल बी 4 2 2 -3। एंड +1 से जब आप एक्सपेंड करेंगे दिस विल बी 4 -1 2 2। अब इसको सॉल्व कर लें आप। सॉल्व करने से आपके पास ये हो जाएगा 1 इंटू दिस विल बी 3 -4 +4 इंटू -12 -4 +1 इंटू 8 +2 1 into -1 +4 into -16 and +1 into 8 +2 will be 10. So this is nothing but -1. -4 into 16 is 48. होता है 16 into 4 will be 64, sorry, -64 and +10. So this is -65 +10, which will be -55. So determinant of A is not zero. That means कि आपके पास ये एप्लीकेबल है यहाँ पर। क्या एप्लीकेबल है आपके पास, ये क्रेमर्स रूल, इसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। और यूनिक सॉल्यूशन होगा, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आपके पास आ रहा है सिस्टम का। ठीक है, ये श्योरिटी है हमें इस चीज़ की। दूसरा आपके पास आप जो एक और फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, आपने नोट्स में शायद नोट किया होगा कि जो आपके पास एक्स जो होगा, वाई और जेड जो होगा, वो बेसिकली किसके इक्वल होगा। एक्स इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। इस ए एक्स का डिटर्मिनेंट का मतलब ये है कि आपके पास जो एक्स वाला कॉलम है उसको आप जो है वो, ये एक्स वाला कॉलम है आपके पास, राइट, दिस इज कॉलम ऑफ एक्स, कॉलम ऑफ वाई, कॉलम ऑफ सी। कॉलम ऑफ एक्स को आप रिप्लेस कर देंगे इस राइट हैंड साइड से। दिस इज द राइट हैंड साइड, 6 -1 एंड 20। और फिर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स यहाँ पे जो है मैं उसको नाम दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसका मतलब ये है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, आप देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स निकालेंगे अब यहाँ पे। सो दिस विल बी, ये आपके पास क्या हो जाएगा, मैं डिटर्मिनेंट किसका, ये -6, सॉरी 6 -1 -20, 6 -1 -20। और ये आपके पास हो जाएगा -4 1 -4 -1 2 एंड दिस विल बी 1 2 -3। तो 6 एक्सपेंड अगर आप करेंगे तो आपके पास बच जाएगा -1 2 2 -3 +4 से एक्सपेंड होगा ऑब्वियसली, अब ये माइनस ऑल्टरनेट साइन के साथ होता है। तो दिस विल बी -1 -22 -3 +1 से एक्सपेंड करेंगे, -1 -1 -20 एंड 2। दिस इज 6 इंटू 3 -4 प्लस 4 into 3 plus 22 into 40. This will be +1 into -2 minus
-20। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा कि कोई मिस्टेक ना कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। +4 × 43 +1 × -22। इसको जब सॉल्व करेंगे दिस विल बी -6, +4 × 43 विल बी 172, -22 दिस विल बी -6 +172 -22, दिस इज 144। तो योर डिटर्मिनेंट ऑफ AX इज 144। ये आ गया। इसी तरह से आप जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ AY कंप्यूट करेंगे अब। तो डिटर्मिनेंट ऑफ AY इज बेसिकली ये y वाला जो आपके पास कॉलम है, दिस वन, y वाला कॉलम ये बीच में है, ये चेंज हो जाएगा इस राइट हैंड साइड वाले कॉलम से। 6 -120 इसकी जगह लिखा जाएगा, बाकी सब दोनों कॉलम एज इट इज रहेंगे। 142 एज इट इज, 6 -100 -20 एज इट इज, 142, 6 -1 -20, और क्या है आपके पास, 1 2 -3। एक मिनट दोबारा चेक कर लो, मैंने एंट्री सही कॉपी की है। 142, ये 6 ठीक है, 1 2 ओके। तो इसका डिटरमिनेंट आपके पास किस तरह से आएगा, वही ब्रूट फोर्स मैं यूज कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप प्रॉपर्टीज यूज करके इसको पहले रिड्यूस कर लें हर बार, फिर करें, या तो इसी तरह से कर लें। 3/3 में करना वैसे इतना मसला नहीं होता, क्योंकि हो जाता है इजीली सॉल्व। लेकिन अगर 4/4 का डिटर्मिनेंट है तो उसमें जो है वो आपको थोड़ा करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज को यूज। +1, दिस इज 4 -1 2 एंड -20, so this is 1 × 3 +40 -6 × -12 -4 +1 × 4 × 20 -80 +2। तो ये आपके पास सॉल्व करने के बाद जो है वो फाइनली क्या आ रहा है, 1 × 43 -6 × -16 +1 × -78, दिस इज 43 +6 × 16 -78, so this is 61। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ AY। अब x आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करें। इसी तरह से आप जो है वो ए डिटर्मिनेंट ऑफ AG निकालेंगे, राइट। सो राइटिंग द सॉल्यूशन हियर, तो x आपके पास हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ AX ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ AX इज बेसिकली 144, ऊपर 144 आया था, और डिटर्मिनेंट ऑफ A आपके पास आया था -55 आई थिंक, या -55। तो -55, सो दिस इज योर, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। y आपके पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ AY डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, so this is nothing but 61 over -55। ओके। सिमिलरली आपके पास z जो होगा वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ AZ डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, ये क्रेमर्स रूल आपके पास है, इससे आप जो है वो सिस्टम का सॉल्यूशन, और यही आपके पास एक यही यूनिक सॉल्यूशन आपके पास सिस्टम का होगा, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं होगा। तो क्रेमर्स रूल के थ्रू आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट आपके पास क्या हो, नॉन जीरो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो क्रेमर्स रूल वहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है, ये बात याद रखिएगा। इसी तरह से डिटरमिनेंट अगर जीरो आ गया तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी आपके पास क्या है, एप्लीकेबल नहीं है, जो कि हमने ये वाला मेथड किया है, इन्वर्जन मेथड। ठीक है। सो फिलहाल के लिए इतना ही। अभी ये टाइम भी वैसे खत्म हो रहा है, हम नेक्स्ट जो है वो मीटिंग 10 तकरीबन मिनट में स्टार्ट करेंगे, उसमें कुछ और चीज़ें डिस्कस करनी है मुझे। ओके। अगर किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। ये अरमान कौन है भाई, ये क्या मैसेज कर रहा है ये अजीब गरीब। दिस इज ऑटोमेटेड मैसेज टू लेट यू नो माय टैक्टिक एक्सटेंशन।